ब्रीफ कर दूं 5 मिनट में क्या क्या पढ़ लिया था आपने अपने। मैंने आपको बताया तंत्र के 3 भाग होते हैं। एक तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र बताया था, एक पर्दीय तंत्र का तंत्र और एक श्वास तंत्र का तंत्र। तंत्र में जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसके भी 2 संरचनाएं होती हैं। उसमें मस्तिष्क और तंत्र का रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्र का तंत्र सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसमें मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताया था। और आपको बताया मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और एक पूरा चार्ट आपको बनाया था। अग्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो ग्रहण पिंड होते हैं जो कि स्मेल की डिटेक्शन का कार्य करते हैं, और उसके नीचे वाला भाग होता है वो प्रेमस्तिष्क कहलाता है। सबसे बड़ा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो प्रेमस्तिष्क होता है, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं डाइनसेफेलॉन। शायद डाइनसेफेलॉन तक पिछला देखें आप, कहाँ तक बताया मैंने? प्रेमस्तिष्क के बाद डाइनसेफेलॉन की संरचना तक बताया था, या उसके नीचे ही बता दिया था? मिड ब्रेन बता दिया था क्या? पुराना रजिस्टर लेके आए क्या? कोई भी स्टूडेंट लेके आए तो बताइए कहाँ तक पढ़ाया था? मिड ब्रेन बताया था क्या? मध्य मस्तिष्क पहले तो ये बताओ। प्रेमस्तिष्क पढ़ाया था, वो रजिस्टर लेके आए पुराने वाला। और उसके नीचे जो रीजन होता है डाइनसेफेलॉन, उसके 3 भाग बताए थे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बता दिया था। एपिथैलेमस के ऊपर होती है पीनियल ग्रंथि, थैलेमस के नीचे होता है आपको बताया था क्रूरा सेरिब्राई, और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बताया होगा आपको। और उसके नीचे वाला जो भाग होता है प्रेमस्तिष्क के नीचे वाला भाग, उसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर, हमारे अंदर मस्तिष्क में, मिड ब्रेन में, स्तनियों के अंदर इस तरीके से 4 दृक पिंड, ऑप्टिक लोब्स होते हैं। 4 ये मध्य मस्तिष्क जो होता है 4 दृक पिंडों का बना होता है। ये होते हैं दृक पिंड, ऑप्टिक लोब्स जिसको कहते हैं, ऑप्टिक लोब्स। उसी डायग्राम के नीचे ये आएगा। ऑप्टिक लोब्स 4 होते हैं, जबकि मस्तिष्क में जो स्तनीय होते हैं उनमें तो 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। चारों को मिला के हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम दिया गया है। क्वाड्री का मतलब होता है 4, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरी बात ये होती है, ये जो दृक पिंड होते हैं ये अंदर से खोखले नहीं होते। सारा मस्तिष्क खोखला होता है, लेकिन ये अंदर से सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब ठोस संरचनाएं होती हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ठोस होता है जिसमें कोई भी गुहा नहीं पाई जाती? तो उत्तर हो जाएगा दृक पिंड। जबकि स्तनियों के अलावा कोई दूसरे जीव हम देखें, जैसे कि आपसे पूछा जाए फ्रॉग के अंदर, मेढक के अंदर, एक तो ये 4 नहीं होते हैं, केवल 2 ही ऑप्टिक लोब्स होते हैं। तो 2 यदि होंगे तो उसको हो जाएगा कॉर्पोरा बाइजेमिना। कॉर्पोरा बाइजेमिना, बाई का मतलब होता है 2 ही दृक पिंड पाए जाते हैं। एक तो ये अंतर हो गया, हमारे अंदर 4 होते हैं, दूसरे जीवों में 2 होते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर मैंने बताया था सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, अंदर से कोई गुहा नहीं पाई जाती। जबकि हमारे अलावा, मैमल्स के अलावा, स्तनियों के अलावा जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर दृक पिंड खोखले होते हैं। उनके अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी को हम नाम देते हैं ऑप्टोसील। सील का मतलब होता है कैविटी, ऑप्टोसील। ऑप्टोसील उस कैविटी को नाम देते हैं। और दोनों तरफ के, ये दाईं तरफ के और बाईं तरफ के जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, एक संयोजी ऊतक की पट्ट के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, और उसको कहा जाता है ऑप्टिक टेक्टम। टेक्टम का मतलब हो गया एक भित्ति जो दोनों ऑप्टिक लोब्स को जोड़ती है। उस भित्ति का नाम दिया जाता है, संयोजी ऊतक की बनी होती है, ऑप्टिक टेक्टम। तो ये दाईं ओर और बाईं ओर के जो दृक पिंड है ये ऑप्टिक टेक्टम के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये पूरा मध्य मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क का जो साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर। मध्य मस्तिष्क 2.5 सेंटीमीटर का बना होता है। चारों की चारों ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं, दृक पिंड,
एक संयोजी ऊतक के मांस में धसे हुए रहते हैं। सारे के सारे ये संयोजी ऊतक के मांस में धसे रहते हैं और उस मांस को नाम दिया जाता है क्रूरा सेरिब्राई। उस मांस को हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई। चारों के चारों जो द्रकपिंड होते हैं संयोजी ऊतक के एक मांस में धसे हुए रहते हैं, उसको क्रूरा सेरिब्राई कहा जाता है। अब द्रकपिंड का फंक्शन क्या होगा? जैसे आपको बताया था कि जो भी इमेज जो बनती है नेत्र के ऊपर, अब आपके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, नेत्र और कर्ण दो संरचना भी आपके उसमें है सिलेबस में, पर उनसे एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, सिलेबस में डाल के फिर तो पढ़ा सकते हैं आपको। तो ये नेत्र पे जो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो किसी भी जीव की या किसी चीज़ की वो उल्टी इमेज बनती है और उसको आप देख नहीं सकते। सही इमेज जो बनती है वो आपके मस्तिष्क में बनती है, मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क वाले भाग में सही इमेज जाने के बनती है। वो तो संरचना जब पढ़ेंगी नेत्र की तो ये पता चलेगा कि जो उल्टी इमेज होती है वो कैसे वहाँ जाके सीधी होती है। अभी आप पढ़ेंगे दो ऑप्टिक नर्व होती हैं जो रेटिना से निकल करके और मस्तिष्क तक जाती हैं, लेकिन जो दाईं तरफ से जो निकलती है ऑप्टिक नर्व वो बाईं तरफ जाती है, बाईं तरफ से निकलती है जो दाईं तरफ जाती है, तो एक क्रॉस बन जाता है। और मैंने बताया था वो थैलेमस वाला जो भाग बताया था पिछले लेक्चर में बहुत दिनों पहले, थैलेमस की अधर सतह पर दोनों ऐसे एक कैंची नुमा इस तरीके से एक्स नुमा फैशन में क्रॉस बना लेती हैं। तो ये जो इमेज मान लो बन रही है, ये ए और बी है, रेटिना पर कोई इमेज बनेगी तो यहाँ से ये यूँ जाएगी और यूँ जाएगी और ये यूँ जा कर के ये बन गया ऑप्टिक क्याजमेटा। और ऑप्टिक क्याजमेटा की वजह से वो इमेज है वो जो रेटिना पे बनी उल्टी इमेज वो जा कर के वो इमेज हो जाएगी सीधी हो जाएगी। जैसे कोई भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह का बनेगा। उल्टा क्यों बनता है नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं वो अपवर्तित होती हैं, रिफ्रैक्शन नाम सुना हो, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और कोई भी जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हैं, यदि बाहर का जो माध्यम है विरल से सघन में जाती हैं प्रकाश की किरणें, तो अपना जो मार्ग है वो उसकी तरफ मुड़ जाती हैं, अपवर्तन। और यदि मान लो जैसे सघन से विरल में जाते हैं तो अपने मार्ग से दूर चली जाती हैं। तो जब अपने मार्ग से अंदर की तरफ जाएंगी 4 बार इनके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। हमारी आई में 4 बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन तो होता है हमारे कॉर्निया से, फिर यदि संरचना पढ़ी हो आपने नेत्र की, कॉर्निया के नीचे होता है एक्वस ह्यूमर, एक फ्लूइड होता है तरल एक्वस ह्यूमर, उससे अपवर्तन होता है। फिर अपवर्तन होता है लेंस से तीसरी बार, और चौथी बार होता है विट्रस ह्यूमर जो अंदर होता है गाढ़ा पदार्थ रेटिना से पहले। तो 4 बार जब अपवर्तन होगा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो प्रकाश की किरणें वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी 4 बार। तो इसलिए रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब उसको सीधा बनाना है तो जो ऑप्टिक नर्व जो लेके जाएगी इमेज को, ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्रॉस कहाँ बनेगा? थैलेमस की अधर सतह पर। थैलेमस किसका पार्ट है? डाइंसेफिलोन का। डाइंसेफिलोन जो अग्र मस्तिष्क है, पिछले लेक्चर में बताया, उसको ऑप्टिक क्याजमेटा कहते हैं। और वो जा करके हमारे मिड ब्रेन पर ऑप्टिक लोब्स पर वो सही इमेज बनती है, वास्तविक इमेज जिसको कहते हैं रियल इमेज, जिसका कि हम पता लगा सकते हैं, जो हमको विभेदित कर सकते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो यहाँ पर बनती है। तो इसका कार्य हो गया विजन से रिलेटेड। ऑप्टिक लोब्स को आप डैमेज कर दें, ऑप्टिक लोब्स आपसे पूछा जाए डैमेज हो जाए, आपकी नेत्र बिल्कुल सही सलामत रहें तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो ये नहीं सोचें कि नेत्र से हमको आभास हो रहा है किसी वस्तु का, हमारे मस्तिष्क से आभास हो रहा है। नेत्र आपके सही रहें लेकिन ऑप्टिक लोब्स डैमेज हो जाए, ऑप्टिक लोब्स को निकाल लें आप किसी एनिमल के, तो उसको उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात, कई जंतुओं में ऑप्टिक लोब्स जो होता है वो और भी क्रियाएं जो होती हैं, ब्रीडिंग की जो क्रिया होती है प्रजनन वगैरह की, रेप्टाइल्स में या एम्फीबियंस में, ये उससे भी संबंध रखता है। इसके बाद में जो भाग होता है
सबसे नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये वाला जो पार्ट हो रहा है, ऑप्टिक लब्स तो ये ढक गया, ये तो सारा मिड ब्रेन। नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है पश्च मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन या पोस्टीरियर ब्रेन जिसको कहते हैं। और इसके भी मैंने एक चार्ट बनाया था, उसके दो भाग बताए थे आपको। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम सेरिवेलम नाम देते हैं। सेरिवेलम, या एक नाम और बताया था पुराने लेक्चर आपने रिवाइज किया हो तो, मेटेनसेफेलॉन। सेरिवेलम एक तो सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम तो हो गया प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, और सेरिवेलम ये प्रमस्तिष्क को निकाल दें तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिवेलम, या जिसको कहते हैं नीमस्तिष्क, नीमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं। तो ये जो भाग होता है इसके नीचे होता है ये, और सेरिवेलम के अंदर सबसे बीच में ये एक संरचना होती है जिसको बर्मिस कहते हैं, और बर्मिस के दोनों तरफ ये इस तरीके से ये लेटरल लोब्स पाए जाते हैं बर्मिस के दोनों तरफ। तो ये वाला जो भाग है ये तो कहलाएगा वर्मिस, ये वाला भाग बर्मिस। बर्मिस संख्या में कितना होता है? 1। और बर्मिस के दोनों तरफ एक एक ये पासर पिंड, लेटरल लोब या पासर पिंड पाए जाते हैं। पासर पिंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। दोनों तरफ एक एक हो जाएगा। और पासर पिंड से फिर ये उभार निकले रहते हैं, जो इसके आधार तल को बढ़ा देते हैं, और इन उभारों को हम कहते हैं फिलोकुलस। फिलोकुलस, तो फिलोकुलस भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक तो बर्मिस हो गया बीच में, दोनों तरफ उसके एक एक पार्श्व पिंड हो गया, और उसके बाहर का जो उभार है वो हो गया फिलोकुलस। सबको मिला दें हम तो ये पूरी संरचना कहलाएगी सेरिवेलम, सेरिवेलम या नीमस्तिष्क। इसको सेरिवेलम या नीमस्तिष्क कहते हैं। सेरिवेलम और नीमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सेरिवेलम और नीमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन का कार्य करता है। जैसे आप यदि पढ़ेंगे सिलेबस में, तो ये इसमें डाला नहीं है लेकिन पीएमटी में है आपके, और शायद 12th में भी होगा, 11th में है क्या, नेत्र और कर्ण की संरचना है। तो कर्ण जो होता है वो हमारे शरीर में एक तो सुनने का कार्य करता है, तो सबको ही जानते हैं, लेकिन उसका एक कार्य है हमारी बॉडी का संतुलन, कोऑर्डिनेशन। यानी आप भाग रहे हैं और कोई आपको धक्का दे दे तो आप नेचुरली गिर जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी को आप तेज़ी से सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो बॉडी इम्बैलेंस होगी तो आप गिर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को बैलेंस कौन कर लेगा? जो आंतरिक कर्ण होता है। कर्ण के भी 3 भाग होते हैं, जो बाहर से देख रहा है तो बाह्य कर्ण है, अंदर इसके मध्य कर्ण है, और सबसे इम्पोर्टेंट भाग जिससे हम सुनते हैं या जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो अंत्यकर्ण होता है। अंत्यकर्ण में 2 पार्ट होते हैं, कॉक्लिया होता है वो तो सुनने का कार्य करता है, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है वो हमारे संतुलन का कार्य करता है। तो आप पढ़ेंगे आगे, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ से एक तंत्रिका जाती है और वो सेरिवेलम तक जाती है। तो सेरिवेलम जला जो भाग होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो पेशियां होती हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको ये मैसेज देता है कि भाई बहुत तेज गति हो रही है, तो पेशी आपस में सामंजस्य स्थापित कर लें। और सामंजस्य को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य आपस में, जैसे आप लोगों में कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य है एक दूसरे को समझने का। तो सामंजस्य स्थापित जब हो जाएगा पेशियों में तो व्यक्ति गिरेगा नहीं, व्यक्ति उस समय गिरेगा नहीं। तो एक तो ये हो गया पेशियों में सामंजस्य स्थापित करने का, हमारी बॉडी को बैलेंस करने का जो काम होता है वो किसका काम होता है? सेरिवेलम का काम होता है। सेरिवेलम के नीचे जो संरचना होती है ये तो मैंने आपको बताया वर्मिस है, और ये लेटरल लोब हो गए दोनों तरफ, और ये जो बाहर निकल रहे हैं ये क्या हो गया? फिलोकुलस। और इन सारे भाग को मिला दूं तो ये वाला भाग हो जाएगा सेरिवेलम। अब सेरिवेलम के नीचे वाला भाग, ये जो है नीचे वाला भाग, इसको हम कहते हैं मेडुला, यानी कि मस्तिष्क का अंतिम भाग क्या कहलाता है? मेडुला। और एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको माइलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ये तो कहलाएगा मेटेनसेफेलॉन और वो कहलाएगा माइलेनसेफेलॉन, और दोनों को मिला दें हम तो वो बन जाएगा पश्च मस्तिष्क। तो नीचे वाला जो भाग होता है वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इस वाले भाग को हम कहते हैं मेडुला। पूरा नाम कहेंगे तो मेडुला ऑब्लेंगेटा,
मेडुला ऑब्लंगेटा इसको कहा जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं वाई शेप का स्ट्रक्चर, इसको पॉन्स कहा जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का साइज होता है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर साइज का होता है। मैंने बताया मध्य मस्तिष्क तो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये होता है 3 सेंटीमीटर साइज का होता है। पॉन्स क्या करता है, ये दोनों जो पार्श्व पिंड है इनको अंदर से जोड़ने का कार्य करता है। मेडुला एक महत्वपूर्ण भाग है और मेडुला के अंदर कुछ केंद्र पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एक तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जब श्वसन तंत्र जब पढ़ाया था तो मेडुला के अंदर एक जो केंद्र होता है उसका नाम क्या बताया था आपको, मेडुला के अंदर श्वसन केंद्र। श्वसन केंद्र का मतलब वो जो निःश्वसन और उच्छ्वसन की जो क्रिया होती है, जो आप इंस्पिरेशन करते हैं, बाहर से वायु को लेते हैं और वायु को बाहर निकालते हैं, तो एक मैंने बताया था श्वसन केंद्र जो होता है ये मेडुला के अंदर स्थित होता है और ये हमारी श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके 2 भाग बताए थे, निःश्वसन केंद्र और उच्छ्वसन केंद्र। निःश्वसन केंद्र जब उत्तेजित होगा तो निःश्वसनी क्रिया होगी, बाहर से एयर ली जाएगी और हमारे जो फुफ्फस हैं उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जब हम बाहर निकालेंगे उच्छ्वसन होगा तो उस समय उच्छ्वसन केंद्र जो होगा वो संचालित होगा, एक्टिविटी को वो संचालित करेगा और हमारे फेफड़े सिकुड़ जाएंगे और एयर बाहर निकाल दी जाएगी। तो एक तो श्वसन केंद्र होता है, दूसरा इसके अंदर जो हृदय की दर को नियंत्रित करता है, कार्डिक सेंटर यानी कि हृदयी केंद्र। हृदयी केंद्र भी इसके अंदर पाया जाता है। तो हृदयी केंद्र जो है वो आपको संरचना बताई थी हृदय की, एक मैंने बताया था हृदय के अंदर हृदय को नियंत्रित करने वाली संरचना होती है पेसमेकर। ऐसे नोड आपको बताया था, कहाँ होता है ऐसे नोड, कहाँ बताया था, नहीं हार्ट के अंदर तो बहुत कुछ होता है। हार्ट में कौन सी जगह पर पेसमेकर पाया जाता है, नीले पटनी दाएं आलिंद, दाएं आलिंद की दीवार के अंदर मैंने बताया था ऐसे नोड पेसमेकर पाया जाता है। तो ये जो हृदय केंद्र है ये एक तंत्रिका के द्वारा हृदय के किससे जुड़ा रहता है, हृदय केंद्र से जुड़ा रहता है। तो ये श्वसन की दर को ये हृदय की दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हृदय की दर बताइए आपको 72 से लेकर 75 बार प्रति मिनट हृदय की दर होती है, तो उसको ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक केंद्र होता है जो आपकी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनके आयतन को ये मेंटेन करने का कार्य करता है, तो उसको हम कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्टर सेंटर। वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर का मतलब उसको नियमित बनाए रखना। यानी कि 2 एक्टिविटी मैंने बताई थी, यदि आपकी रक्त वाहिनियों का आयतन कम हो जाएगा, अंदर उसके अंदर जो गुहा है वो सक्रिय हो जाएगी, तो रुधिर का दाब बढ़ जाएगा, रुधिर का दाब बढ़ जाएगा, और वो यदि बढ़ जाएगा आयतन तो रुधिर का दाब कम हो जाएगा। तो रुधिर का दाब कम हो जाएगा तो उसका अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया और संकरापन हो गया। जैसे कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था अंदर डिपॉजिट हो जाता है, आप ज़्यादा फैट लेते हैं तो सक्रिय हो जाएगी ल्यूमन, तो उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको कठिनाई होगी रुधिर को उसमें से जाने के लिए। तो ये जो होता है ये बेसो ब्लड वेसल से रिलेटेड बेसो रेगुलेटरी केंद्र। बेसो रेगुलेटरी केंद्र क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के आयतन को निर्धारित करता है। बेसो रेगुलेटरी केंद्र यानी इसका आयतन कम होगा तो रुधिर का दाब बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो रुधिर का दाब कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मेडुला वाला भाग होता है वो कुछ और एक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है, जैसे वॉमिटिंग, उल्टी आना, ये किसके द्वारा संचालित होगा, मेडुला के द्वारा संचालित। छींकने की क्रिया जो होती है स्नीजिंग, छींकना, ये भी इसके द्वारा होता है, छींकने की क्रिया। कफिंग जो होता है खांसी आना, ये भी मेडुला के द्वारा, खांसी आना ये भी मेडुला के द्वारा। फिर हिचकी आना, जानते हैं हिक्कपिंग इसको कहते हैं, हिचकी आने की क्रिया, ये कौन नियंत्रित करता है, ये मेडुला। तो उल्टी, छींकना, खांसी और हिचकी, ये सारी की सारी जो क्रिया होती है ये भी मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये है लास्ट वाला भाग। तो ये सारी संरचना हो गई
मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क का क्या हो गया, कार्य हो गया। अब इसके बाद में मैंने बताया था मस्तिष्क जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। तो मस्तिष्क के अंदर जो गुहा होती हैं, कैविटीज जो होती हैं मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क गुहाएं, कैविटीज ऑफ ब्रेन, ब्रेन अंदर से खोखला होता है। ब्रेन के अंदर आपको बताया था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ब्रेन के बाहर भी मैंने बताया था 3 झिल्ली होती हैं पिछले लेक्चर में, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, और उनके बीच में भी गुहाएं होती हैं। उन गुहाओं में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ब्रेन की अंदर जो गुहाएं होती हैं इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, सामूहिक रूप से इनको वेंट्रिकल्स नाम दिया जाता है या कैविटीज कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी गुहाएं ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, देखिएगा। एक तो मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ऑल्फैक्टरी लोब इस तरह की संरचना आपको बताई थी। ये तो बताया था मैंने घ्राण पिंड ऊपर, तो मतलब पूरी संरचना तो कहलाएगी घ्राण पिंड, लेकिन ऊपर वाला भाग ये तो घ्राण मार्ग हो गया ऑल्फैक्टरी, और ऊपर वाला उसका जो हो गया वो बल्ब के समान ऑल्फैक्टरी लोब, जिसको कहेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब, दोनों को मिला के ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। लेकिन ये संरचना बाकी जंतुओं में तो खोखली होती है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं राइनोसील। सील का मतलब हो गया खोखला, राइनोसील। राइनोसील या जिसको नाम देते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, पहली गुहा, फर्स्ट वेंट्रिकल। लेकिन हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ये खोखला नहीं होता, ये सॉलिड है अंदर से, तो इसलिए इसको राइनोसील कैविटी को नहीं माना जाता है। कोई भी राइनोसील कैविटी नहीं होती है, इसलिए देखें उस डायग्राम में वो मनुष्य का अंदर का पार्ट है ब्रेन का, इसलिए कोई राइनोसील उसके अंदर नहीं बताई गई है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है प्रमस्तिष्क के अंदर। बताया था आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा सेरिब्रम। तो ये अंदर से खोखली संरचना होती है, और आपको ये भी बताया था दोनों एक दूसरे से एक विदर के द्वारा ये सेपरेट रहती हैं, जिसको हमने मध्य विदर नाम दिया था, मीडियन फिशर। तो ये अंदर से खोखला रहेगा और इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। और ये जो कैविटी होती है देखिएगा इसके अंदर, इसको हम लेटरल वेंट्रिकल कह रहे हैं। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक लेटरल वेंट्रिकल दाईं तरफ होगी और एक लेटरल वेंट्रिकल होगी बाईं तरफ। तो अंदर से सेरिब्रल हेमिस्फीयर खोखला है, और ये सबसे बड़ी कैविटी है, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। तो इसको हम कहते हैं पैरासील। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कैविटी होती है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जिसको नाम दिया था, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, पैरासील। पैरासील के अंदर इसको तो हम कहते हैं सेकंड वेंट्रिकल। और अब जैसे और दूसरे जंतुओं में तो पैरासील को सेकंड वेंट्रिकल कहा जाता है, सेकंड वेंट्रिकल। लेकिन मैन के अंदर क्या हो जाएगा, जो इधर वाली है उसको तो फर्स्ट वेंट्रिकल कह देंगे, और इधर वाली है उसको सेकंड वेंट्रिकल। लेकिन मनुष्य के अलावा दूसरे जंतुओं में फर्स्ट वेंट्रिकल इसको कहा गया है, तो इसलिए वहाँ पर इसको सेकंड वेंट्रिकल नाम दिया जाएगा। लेकिन हमारे अंदर फर्स्ट वेंट्रिकल ये होगा और सेकंड वेंट्रिकल ये होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो सेरिब्रम वाला भाग है प्रमस्तिष्क, ये किस में खुल जाता है, डायंसेफेलोन के अंदर, जो सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। तो डायंसेफेलोन के अंदर जो कैविटी होगी, ये जो कैविटी है डायंसेफेलोन वाले भाग में, इसको हम कहते हैं डायोसील, और डायोसील कहलाएगा थर्ड
वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल सबके अंदर है डायोसील, हमारे अंदर भी थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन दूसरे जंतु हैं उनके अंदर भी ये थर्ड वेंट्रिकल होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने पैरासील को दोनों को ही सेकंड वेंट्रिकल नाम दिया है। अब एक चीज़ तो समझने की ये है कि यहाँ पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा पैरासील किसमें खुलती है? डायोसील में। तो ऐसा कौन सा छिद्र है जिससे ये खुलती है? उसको कहते हैं मोनरो। मोनरो का छिद्र, और इंग्लिश में कहेंगे तो फोरामेन छिद्र को कहते हैं फोरामेन। फोरामेन ऑफ मोनरो, मोनरो का छिद्र, मोनरो वैज्ञानिक का नाम है। तो कौन सा ऐसा अपर्चर है या छिद्र है जिससे कि पैरासील डायोसील के अंदर खुल जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा, कई सारे हमारे शरीर में छिद्र हैं, फोरामेन कहते हैं सबको। फोरामेन किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, किसी दूसरे साइंटिस्ट के नाम है, फोरामेन ऑफ मोनरो। अब इसके बाद में क्या बताया मैंने? ये वाला भाग आएगा मध्य मस्तिष्क का, ये तो खत्म हो गया, डायोसील तो यहाँ रह गया। मध्य मस्तिष्क का भाग आएगा, और मध्य मस्तिष्क मैंने क्या बताया था? मैन के अंदर अभी क्या बताया था? सॉलिड होता है, ठोस होता है, यानी इसमें कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कोई गुहा नहीं होगी, लेकिन एक ये पैसेज होता है, लंबा मार्ग होता है। तो यहाँ पर एक पेयर तो ऑप्टिक लोब्स का इधर आ गया और एक पेयर ऑप्टिक लोब्स का इधर आ गया। गुहा यदि होगी तो गुहा का मतलब कोई ऐसी संरचना जो चौड़ी होती है, सक्रिय रचना को गुहा नहीं कहते। तो ये सकरा, ये पैसेज है, इसके दोनों तरफ ऑप्टिक लोब्स होंगे। इस पैसेज को गुहा नहीं कहा जाता, इसको नाम दिया है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस भी वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक ने इसमें ये बताया था एक मार्ग पाया जाता है, वो डक्ट नहीं, वो केवल उसको गुहा नहीं कहेंगे, एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस इसको कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या रह गया आपका? इसके बाद में रह गया केवल मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला भाग रह गया, लास्ट वाला भाग। मेडुला ऑब्लंगेटा खोखला होता है, इसके अंदर कैविटी होती है, तो कैविटी होने की वजह से इसको हम ये चौड़ा कर देंगे, और ये कैविटी वहाँ भी देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ खुद बनाओगे तो जल्दी समझ में आएगी, कोई चीज़ सही ढंग से समझ में आएगी, उसमें अलग तरीके से बनी होगी। इसमें खुद बनाना सीखो किसी चीज़ को। तो ये जो है, ये जो भाग है ये मेडुला वाला भाग है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है मेडुला के अंदर, उसको कहते हैं मेटासील, और मेटासील का मतलब हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। तो यानी कितनी वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन के अंदर? कितनी गुहाएं? 4 गुहा हो गई। 4 गुहा, नंबर तो 4 ही होगा, नंबर 4 ही होगा, चाहे किसी भी कशेरुकु में पूछा जाए। लेकिन केवल ये याद करना पड़ेगा आपको कि हमारे अंदर ऑल्फैक्टरी लोब सॉलिड होते हैं, राइनोसील नहीं पाई जाती क्योंकि ये ठोस संरचना है। हमारे अंदर ऑप्टिक लोब्स के अंदर भी कोई संरचना नहीं होती, केवल अंतर ये, हमने इसको मनुष्य के अंदर फर्स्ट वेंट्रिकल कहेंगे, इसको सेकंड वेंट्रिकल कहेंगे, डायनोसील वाली थर्ड वेंट्रिकल होगी, और मेटासील का मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा वाली फोर्थ वेंट्रिकल होगी। दूसरे जंतुओं में ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया, इन दोनों को मिला के सेकेंड कह रहे हैं, यहाँ थर्ड कह रहे हैं, और यहाँ फोर्थ कह रहे हैं। तो 4 वेंट्रिकल अंदर से ब्रेन खोखली संरचना होती है। वही चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर ये होगी, थर्ड वेंट्रिकल वो डायनोसील वाली होगी। इसमें पैसेज को क्लियर नहीं बता रखा है, डायग्राम उसके बजाय ये डायग्राम बनाएंगे, ये ज़्यादा क्लियर डायग्राम है। ये पैसेज ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉलिड संरचना होती है। दूसरी बात, सारे के सारे ब्रेन के अंदर और बाहर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे प्रोड्यूस होता है? आपको मैंने बताया था कि ब्रेन के चारों तरफ संयोजी ऊतक की बनी हुई 3 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे बाहर तो बताया था ड्यूरा मैटर, मध्य में बताया था एरेक्नोइड, और सबसे अंदर बताया था पाया मैटर। तो मस्तिष्क के कॉन्टैक्ट में कौन सी झिल्ली रहेगी? जो सबसे अंदर की है, पाया मैटर। तो मैं यदि इसके चारों तरफ ये पाया मैटर बना दूं, ये
ये इसको मैं पाया मैटर मान लूँ चारों तरफ, तो ब्रेन के चारों तरफ ऐसे ये पाया मैटर है। ये पाया मैटर क्या करती है, देखिएगा इधर, ये पाया मैटर अंदर डायोसील में प्रवेश कर जाती है, ये अंदर चली गई पाया मैटर डायोसील में, और फिर ये बाकी के भाग में, और इसी तरीके से ये पाया मैटर अंदर मेटासील में प्रवेश कर जाती है, मेटासील के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। यही दो जगह पर पाया मैटर मस्तिष्क के अंदर गुहाओं में प्रवेश कर जाती है। जो डायोसील में प्रवेश करती है ये वाली चीज, इसको हम कहते हैं अग्र कोरॉइड जालक। जालक का मतलब प्लेक्सिस, अग्र कोरॉइड जालक। और जो यहां प्रवेश करती है ये, इसको हम कहते हैं पश्च कोरॉइड जालक। समझ में आ रहा है आपको? एक तो हो गया एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, इंग्लिश में कहेंगे तो एंटीरियर अग्र कोरॉइड प्लेक्सिस का मतलब जालक। दूसरा हो गया पश्च कोरॉइड प्लेक्सिस। इनका कार्य क्या होता है? ये दोनों ही जो प्लेक्सिस होती हैं ये क्या करती हैं, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ये प्रोड्यूस करने का कार्य करती हैं। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन, उत्पादन कहाँ से होता है? कोरॉइड प्लेक्सिस से। कितने कोरॉइड प्लेक्सिस हैं? दो। जो डायोसील में पाया जाता है उसको हम कहते हैं अग्र कोरॉइड प्लेक्सिस, अग्र कोरॉइड जालक, और जो मेटासील में पाया जाता है उसको कहते हैं पश्च कोरॉइड प्लेक्सिस। तो ये है ब्रेन के अंदर की संरचना। अब आपको बताया था मैं, ब्रेन का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम भार होता है ब्रेन का। अब जो दूसरी संरचना जो होती है तंत्रिका तंत्र के कौन से वाले भाग में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उसको हम कहते हैं मेरु रज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अब मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो देखिएगा किस तरह की संरचना है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार कि ब्रेन आपका यहाँ से प्रारंभ होता है, ये यहाँ पर होगा घ्राण पिंड, और ये ऐसे यूं फैला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर ये खत्म हो गया। ये यूं है, इस तरह की संरचना है। तो जो पश्च भाग है वो कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा आपके यहाँ तक आ गया। अब ये मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन के चारों तरफ क्या है? क्रेनियम, कपाल बताया था ना, स्कल, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब ब्रेन तो बहुत डेलिकेट है, जरा सा आपकी कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दीवार से टकरा जाए सिर, तो आदमी की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये स्कल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये स्कल किस में पाया जाता है? सारे क्रेनिएटा के जंतुओं में, वर्टिब्रेटा में, जो पिसीस से लेके, मत्स्य से लेकर के और स्तनी तक सारे जंतु क्या है? क्रेनिएट्स, क्योंकि उनके चारों तरफ मस्तिष्क के बाहर क्रेनियम पाई जाती है। इसलिए हम उसको कॉर्डेट, यदि ढंग से पढ़ा हो आपने वर्गीकरण तो उसमें पता होना चाहिए कि अक्सर हम ये कन्फ्यूजन करते हैं कि कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा सेम नहीं है। कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा आता है, वर्टिब्रेटा के अंदर कॉर्डेटा नहीं आता है। कॉर्डेटा का मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाए। पढ़ा है वर्गीकरण, पढ़ा है आपने? पढ़ा है। कॉर्डेटा का मतलब इसमें नोटोकॉर्ड। कितने तरह के कॉर्डेट्स जंतु ज्ञात हैं अभी तक? ये पूछ लिया जाए कितने तरह के कॉर्डेट जातियां ज्ञात हैं अभी तक कॉर्डेटा में? 3 तरह की। ये पढ़ा दिया क्या आपको चैप्टर? ये पढ़ा दिया क्या चैप्टर? क्लासिफिकेशन पढ़ाया है क्या? 49,000, 3 से नहीं होगा, 49,000 तरह के कॉर्डेट ज्ञात हैं। सबसे बड़ा कॉर्डेट तो पता होगा क्या होता है? अरे सबसे बड़ा ये तो बताया होगा, पीएमटी में आते हैं क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा फिर आपने? सबसे बड़ा कॉर्डेट जंतु कौन सा होता है? इंडियन ब्लू व्हेल। इंडियन ब्लू व्हेल क्या होता है? उसका जोलॉजिकल नेम क्या होता है? इंडियन ब्लू व्हेल थोड़ी आगे लिखा हुआ पेपर में, उसका प्राणी वैज्ञानिक नाम आएगा ना, जोलॉजिकल नेम क्या होता है? 55 मीटर लंबी होती है, पता है आपको? ये इनके प्राणी वैज्ञानिक नाम तो पढ़ाए होंगे ना। कॉर्डेटा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, अलग अलग। हाँ, तुम नहीं आए या सर ने नहीं पढ़ाया? बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस आएगा पेपर में। इंडियन ब्लू व्हेल नहीं आएगी, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस
नहीं पता होना चाहिए आपको। बैलेनोप्टेरा, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, इंडियन ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव होता है कॉर्डेटा का, मस्कुलस, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जीव कौन सा होता है? ये नहीं पता होगा। सबसे छोटा कॉर्डेट कौन सा होता है? सबसे छोटा कॉर्डेट कौन सा होता है? ये तो बहुत आते हैं पीएमटी में इस तरह क्वेश्चन। सबसे बड़ा मैमल कौन सा होगा? सबसे बड़ा छिपकली कौन सी होगी? सबसे बड़ा सर्प कौन सा होगा? पंडाका मछली होती है, पंडाका, पंडाका, हाँ, पंडाका फिश जो होती है, गोबी फिश जिसको कहते हैं, गोबी, GOBY, गोबी फिश, पंडाका मछली। तो ये मालूम है। तो 49,000 मैंने बताई थी स्पीसीज होती हैं कॉर्डेटा में। यही ना पंडाका, पंडाका तो वैज्ञानिक नाम है, गोबी फिश का कॉमन नेम है। कॉर्डेटा के अंदर दो भाग बताए होंगे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को एक्रेनिएटा कहते हैं क्योंकि उनके ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम नहीं पाया जाता है। उसमें केवल 2500 जातियां ज्ञात हैं, बाकी की 46,500 किसमें? वर्टिब्रेटा में या क्रेनिएटा के अंदर 46,500। उसमें मछलियाँ हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए और मत्स्य हो गए। 5 वर्ग बताए होंगे आपको। सबसे ज़्यादा जातियाँ कौन से वर्ग में पाई जाती हैं कॉर्डेटा में? कॉर्डेटा की कौन से वर्ग में सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं? ये 46,500 जो हैं सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग में पाई जाती हैं? नहीं, आपको नहीं पता होगा, नहीं बताया होगा तो। पिसीज में 25,000 जातियाँ ज्ञात है। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? पिसीज होता है। ऐसे ही आएंगे बीएमटी में क्वेश्चन। दूसरा गलत करेगा, आप सही करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। 25,000 जातियाँ ज्ञात हैं पिसीज में। सबसे छोटा होता है एम्फीबिया, जिसमें कि केवल 2500 जातियाँ ज्ञात हैं। एम्फीबिया में 2500 ही हैं। सबसे बड़ा होता है पिसीज, जिसके अंदर 25,000 जातियाँ ज्ञात है। वैसे 40,000 है, 25,000 जीवित है और 15,000 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उससे छोटा होता है एवीज, पक्षी, जिसमें 9,000 जातियाँ ज्ञात हैं, एवीज। और सबसे छोटा तो एम्फीबिया हो गया। सबसे बड़ा हो गया मत्स्य। मत्स्य से छोटा यानी कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? वो एवीज हो गया, पक्षी। उसमें 9,000 जातियाँ ज्ञात हैं। तो ये जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, सॉरी, जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये आपके यहाँ पर जो मैं बता रहा था कपाल, कपाल सब तरफ से ये बंद है। केवल यहाँ पर एक कपाल के अंदर एक छिद्र होता है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा छिद्र है। आपसे यही पूछ ले जाए कि आपके शरीर में सबसे बड़ा छिद्र कौन सा है, तो क्या आंसर होगा उसका? ये तो चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। कहाँ से पढ़ेंगे हम बताएंगे, और कहाँ से पढ़ेंगे सारे के सारे? तो क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं तो 4 मान लो नाम दे दिए तो आपको सही आंसर करना है, नहीं नेगेटिव आंसर हो जाएगा। स्कल के अंदर सबसे बड़ा छिद्र होता है, इसको कहते हैं करोटी का छिद्र, फोरामेन मैग्नम जिसको कहा जाता है, फोरामेन मैग्नम या करोटी का छिद्र। फोरामेन, फोरामेन ऑफ मैग्नम, मैग्नम का छिद्र कपाल के अंदर होता है। और ये नहीं होता तो आपका ये जो मेडुला वाला भाग है, ये बाहर नहीं निकल पाता कपाल से। ये जैसे बाहर निकलेगा, जैसे ये आपका ब्रेन है और ये मेडुला वाला भाग है, ये मेडुला है फॉर एग्जांपल, मेडुला। तो ये कपाल से बाहर तभी तो निकलेगा मेडुला, जब कोई छिद्र होगा। ये चारों तरफ इसके क्या है? ये कपाल हो गया। तो कपाल से ये बाहर निकलेगा मेडुला। किसके द्वारा निकलेगा? यहाँ पर ये छिद्र है, करोटी का छिद्र, इससे ये बाहर निकलेगा। और उससे बाहर निकल करके ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा मेरु रज्जु के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, इस तरीके से ये मेरु रज्जु में। और मेरु रज्जु के बाहर ये जो होगा, ये क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा।
तो ये तो कपाल हो गया, और कपाल के नीचे क्या पाया जाता है? मेरुदंड। मेरुदंड जिसको आप कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड। और मेरुदंड के अंदर जो है वो मेरु रज्जु संरचना पाई जाती है, और मेरु रज्जु अंदर से पतली होती चली जाती है। और यहाँ पर ये जैसे इसमें तंत्रिकाएँ पढ़ेंगे आप, मेरु तंत्रिकाएँ यहाँ पर काफ़ी सारी होंगी। तो जैसे घोड़े की जो टेल होती है ना, हॉर्स टेल, देखें आप, नीचे से पतली होती है और उस पर ऐसे ये हॉर्स टेल दिखाई देगी। ये घोड़े की टेल के रूप में ये अश्व, अश्व घोड़ा हो गया अश्व, टेल का मतलब पुच्छ, अश्वपुच्छ कहते हैं, हॉर्स टेल इसको कह सकते हैं। या अंतिम सूत्र फाइलम टर्मिनल, ये अंतिम भाग इसका हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा वाला भाग मेरु रज्जु बनाता है, तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? मस्तिष्क का कौन सा वाला भाग मेरु रज्जु बनाता है, तो उत्तर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। या इसको ऐसे पूछना है कि मस्तिष्क का मेडुला वाला भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो आंसर हो गया मेरु रज्जु। और ये किसके थ्रू बाहर निकलता है, तो ये आपका हो गया करोटी का छिद्र। करोटी का छिद्र है कपाल का छिद्र, इससे ये बाहर निकलेगा और बाहर आकर के मेरु रज्जु में परिवर्तित हो जाएगा। मेरु रज्जु कहाँ पाई जाती है? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाएगी। और ये जो जगह है ये यानी कि दोनों के बीच में स्पेस है, वर्टिब्रल कॉलम और मेरु रज्जु के बीच में स्पेस है, जिसको हम कहते हैं न्यूरल कैनाल, तंत्र का नाल, तंत्र का नाल, न्यूरल कैनाल इसके अंदर पाई जाती है। टोटल जो वेट होता है हमारी तंत्र का रज्जु का, वजन मेरु रज्जु का कितना होता है? 150 ग्राम। ब्रेन का तो बताया था 1400 ग्राम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड का जो वजन होता है वो 150 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। दूसरी बात ये नहीं, आपको गलत बता दी, 35 ग्राम कर लीजिएगा। इससे जो नर्व निकलती हैं उनका वजन 150 ग्राम होता है। आगे बढ़ाएंगे आपको। इनसे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनका वजन 150 ग्राम होता है, 35 ग्राम होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर तो मेल के अंदर होती है, और 43 सेंटीमीटर होती है फीमेल में। फीमेल का वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा छोटा होता है। 45 सेंटीमीटर लंबाई होती है मेल के अंदर, और 43 सेंटीमीटर लंबाई होती है फीमेल के अंदर। फंक्शन क्या होता है मेरु रज्जु का? मेरु रज्जु का क्या कार्य होता है? नहीं, तंत्रिकाएं निकलती हैं तो कार्य थोड़ी हुआ, वो तो संरचना हो गई, तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं सुनते हैं आप? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को स्पर्श कर लें, कोई ठंडी चीज़ को स्पर्श कर लें तो सोचेंगे नहीं, उससे पहले तो आप अपना हाथ खींच लेंगे। कोई पिन चुभो आपके हाथ में पड़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप अपना बाहर हाथ खींच लेंगे इमीडिएटली। तो हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑल ऑफ सडन होती हैं, जिनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लो कोई सामने आ गया, तो एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए आप सामने देख रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि मुझे ये देखना है कि ब्रेक किधर है, या मेरा क्लिच किधर है, या एक्सीलेटर किधर है। तो नीचे देखेंगे तो उससे पहले तो एक्सीडेंट हो जाए। यानी आपका हाथ अपने आप, आपका स्कूटर है तो ब्रेक पे चला जाएगा, कार है तो नीचे पैर जो है वो ब्रेक को टच करेगा, एक्सीलेटर कम हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो इनका डिसीजन कौन लेता है? सारा की सारा मेरु रज्जु लेता है। तो कुछ क्रियाएं तो हमारा, ज़्यादातर क्रियाएं तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मस्तिष्क की बर्डन को कम करने के लिए, सारा ही कार्य मस्तिष्क थोड़ी करे, तो उसका कुछ कार्य कौन शेयर करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरु रज्जु नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब मेरु रज्जु का यदि मैं सेक्शन ले लूँ, तो वो सेक्शन देखने के बाद में आपको किस तरह की संरचना, कितने बजे तक होता है आपका ये क्लास? क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ, 4 बजे से कब तक होता है? अब कल से पहले थोड़ा सा फ्री हुआ आपका फिजिक्स, तो मैं तो 4 बजे आ जाऊँगा। आज भी 4 बजे आ गया, लेकिन वो पूरा तो टाइम जब ही होगा जब आप फ्री हो जाएंगे जल्दी। कितने भैया और आगे कर सकते हैं कि 5-10 मिनट, या रोक दें? क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा सारा कुछ इसमें। स्पाइनल कॉर्ड की संरचना जो होती है, मान लो इसका मैं TS ले लूँ, इसका मैं TS काट के देखूँ तो संरचना किस तरह की होगी स्पाइनल कॉर्ड की,
देखिएगा आप, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की संरचना के लिए ऐसे समझें जैसे आपका बॉल पेन है, तो बॉल पेन की जो बॉडी है, इसको मैं उल्टा कर दूँ यूँ, बॉल पेन की जो बॉडी है, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ये बॉडी पाई जाती है। और ये किसकी बनी हुई होती है, जैसे कि मस्तिष्क के बाहर मैंने बताया था ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, सबको हम मिला दें तो क्या कह लेते हैं, क्रेनियल मेनिंजीज कहते हैं उसको। ऐसे ही इसके चारों तरफ जो मेनिंजीज होती हैं, बनाएंगे आप तो बनाना बहुत सिंपल है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा यूं। इसके चारों तरफ 3 संयोजी ऊतक की बनी हुई झिल्लियां होती हैं और उसको हम कहते हैं स्पाइनल मेनिंजीज। स्पाइनल मेनिंजीज ये यहां से लेकर के यहां तक, ये मेरू या स्पाइनल मेनिंजीज, स्पाइनल मेनिंजीज पाई जाती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। अब ये आपको पहले बता चुके हैं, ड्यूरामेटर के नीचे सबड्यूरल कैविटी, अरेक्नोइड के नीचे सब अरेक्नोइड कैविटी, तो ये 2 कैविटी हो गई और इसके अंदर क्या भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो ये तो बॉडी हो गई, चारों तरफ इसकी कवरिंग हो गई, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। और जैसे आपकी बॉल पेन के अंदर रिफिल होती है बीचों बीच में पूरी लंबाई में, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई में, पूरी लंबाई के अंदर यहाँ पर एक बिल्कुल बीच में पूरी लंबाई में एक गुहा पाई जाती है, केंद्रीय नाल, सेंट्रल कैनाल जिसको कहते हैं। तो यदि आप सेक्शन लेंगे तो सेंट्रल कैनाल किस तरह से दिखाई देगी आपको, इस तरह से दिखाई देगी, गोलाकार रचना। यदि आप उसका सेक्शन लेंगे तो एक गोलाकार संरचना दिखाई देगी, वैसे पूरी लंबाई में पाई जाती है ये। तो ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है, ये है केंद्रीय नाल यानी कि सेंट्रल कैनाल। और इस केंद्रीय नाल के अंदर क्या भरा हुआ है, वही पदार्थ भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेंट्रल कैनाल के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो यानी कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के बाहर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तंत्रिका रज्जु के, मेरु रज्जु के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और मेरु रज्जु के बाहर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। अब इस डायग्राम में आप देखें, जो पायामेटर होती है ये पृष्ठ सतह से ऐसे अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। देखिए आप देख रहे हैं, पृष्ठ सतह से ये पायामेटर ऐसे अंदर की तरफ प्रवेश कर गई और ये डॉर्सल साइड से प्रवेश कर रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पृष्ठ बिदर, डॉर्सल फिशर। और ऐसे ही ये वेंट्रल साइड से भी अंदर प्रवेश कर जाती है। कहाँ तक जाती है, सेंट्रल कैनाल तक जाती है, केंद्रीय नाल तक। इसको हम नाम देंगे अदर बिदर यानी कि वेंट्रल फिशर। तो ये डॉर्सल फिशर कहलाएगी और ये वेंट्रल फिशर कहलाएगी। अब ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरह का द्रव्य पाया जाता है। एक तो मैंने बताया था आपको वाइट मैटर, श्वेत प्रदर, और एक होता है ग्रे मैटर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको बताया था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये बताया था ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, वाइट मैटर अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है और वाइट मैटर बाहर होता है। तो ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, उसके जो विंग्स होते हैं, आपके बटरफ्लाई समझते हैं क्या है हिंदी में, तितली। तो तितली के जैसे पंख है ना, इस तरीके से ये संरचना हो गई है। तो ये तो होता है ग्रे मैटर। और जो बाहर जो होगा वो कहलाएगा वाइट मैटर, ये हो जाएगा श्वेत प्रदर, वाइट मैटर, और ये हो जाएगा ग्रे मैटर। इसको हम ग्रे प्रदर या ग्रे मैटर नाम देंगे, ग्रे मैटर कहेंगे इसको। अब देखिए ये 2 हॉर्न नुमा संरचना बन गई, ऊपर की तरफ 2 सींग नुमा संरचना बन गए, ऊपर डॉर्सल साइड में, और नीचे बन गए 2 वेंट्रल साइड में। तो ये डॉर्सल साइड में जो होता है इसको हम नाम देते हैं श्रृंग। श्रृंग का मतलब हॉर्न सुमा संरचना। ऐसे ही ये जो है ये अदर श्रृंग यानी कि वेंट्रल हॉर्न हो गया।
तो ये तो डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये वेंट्रल हॉर्न हो गया। इधर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये हो गया पृष्ठ विदर और ये हो गया अदर विदर। ग्रे मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो गया। अब कोई भी यदि तंत्रिका प्रवेश करेगी तंत्रिका रज्जु के अंदर, तो वो किधर से प्रवेश करेगी, वो प्रवेश करेगी डॉर्सल हॉर्न के द्वारा। कोई भी संवेदनाएं यदि आएगी तंत्रिका रज्जु में तो डॉर्सल हॉर्न के द्वारा आएगी। और कौन सी तरह की तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लेके आती हैं किसी संवेदी अंग से, मैंने बताया था संवेदी तंत्रिका, सेंसरी या एफरेंट नाम बताया था, अपवाहक, वो किसी सूचना को लेके आती हैं। ये तो डॉर्सल हॉर्न से लेके अंदर आएगी, कहीं से भी किसी अंग से, जैसे आपकी स्किन है, यहाँ से सूचना को यदि भेजना है हमको तंत्रिका रज्जु में, तो वो किधर से जाएगी, डॉर्सल हॉर्न के थ्रू जाएगी। और तंत्रिका रज्जु से बाहर कोई सूचना जाएगी तो वो किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी वेंट्रल हॉर्न के थ्रू जाएगी। तो ये तो कहलाती है मोटर, मोटर नर आपको बताया चालक, और ये कहलाती है प्रेरक। ये तो हो गई प्रेरक तंत्रिका और ये हो गई चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका तो लेके जाएगी संवेदना को, कहाँ लेके जाएगी, तंत्रिका रज्जु से किसी भी आपके प्रभावी अंग की तरफ। प्रभावी अंग क्या होता है, या तो मसल्स होती हैं पेशी, या होती है ग्लैंड। पेशी में लेके जाएगी तो पेशी में संकुचन होगा, अपना हाथ हटा लेंगे। ग्लैंड पे लेके जाएगी ग्रंथि पे, तो उससे हार्मोन्स का निष्कासन होगा और उस हार्मोन के द्वारा कार्य होगा। तो ये इसका तंत्रिका रज्जु का अनुप्रस्थ काट है। सबसे बाहर तो ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड, फिर पाया मैटर, तीनों तो हो गई। स्पाइनल मेनिंजेस, सबसे बीच में केंद्रीय नाल जिसमें कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। पाया मैटर डॉर्सल साइड से अंदर प्रवेश करती है, उसको कहते हैं पृष्ठ विदर, और ये अदर सतह से प्रवेश करती है, उसको कहते हैं अदर विदर। कहाँ तक जाएगी, वो केंद्रीय नाल तक जाएगी। फिर इसके अंदर जो वाइट मैटर होता है वो बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है। ग्रे मैटर बटरफ्लाई शेप्ड का होता है और उससे पृष्ठ सतह पर 2 डॉर्सल हॉर्न्स निकले रहते हैं और अदर सतह पर 2 वेंट्रल हॉर्न्स निकले रहते हैं। डॉर्सल हॉर्न से पृष्ठ श्रृंग से तो संवेदी तंत्रिका अंदर प्रवेश करती है और सूचना लेकर के आती है, और यहाँ से ये सूचना किसी प्रभावी अंग तक जाती है। इन दोनों के बीच में भी छोटे साइज के मध्यवर्ती, यानी कि इंटरमीडिएट, इसके अंदर मध्यवर्ती ये तंत्रिका या न्यूरॉन ये भी पाए जाते हैं, जो संवेदी से सूचना को कहाँ देते हैं, ये चालक तक लेके जाने का कार्य करते हैं। तो ये है संरचना किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये पूरा हो गया आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कल से आप पढ़ेंगे पर्दीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और फिर रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से होता है।